जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। मगर हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो एक मेमोरेंडम होगा, वो एक छोटे से वीडियो में हम उसको पहले संपूर्ण लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक ड्राफ्ट तैयार करके दूंगा हिंदी साहित्य का इतिहास का। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसके बाद मैं एक सीरीज बनाऊंगा संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की। ओके, शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो एकदम से हिंदी भाषा नहीं आई। सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर जाकर के हिंदी का दौर आया। तो हिंदी का दौर जब शुरुआत हुआ, जब से हिंदी में साहित्य लिखा जाने लगा, तब से लेकर के और आज तक का जो समय है उस संपूर्ण समय को हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी जब से हिंदी जो है साहित्य में लिखा जाने लगी तब से लेकर के और अब तक का दौर हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करूं तो इसको 4 कालों में यानी 4 समयों में, बड़े बड़े 4 समयों में विभाजित किया जाता है। सुने जरा, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में जो बांट रहे हैं, 4 भागों में जो बांट रहे हैं। पहला भाग है आदिकाल। समझिए जरा, आदिकाल। अच्छा, आदिकाल क्या है? आदि का मतलब होता है शुरुआत का दौर। किसी भी आप हिंदी में हमारे पास जो है वो अपोजिट जब हम लिखते हैं, विलोम शब्द जब हम लिखते हैं, हमारे पास आता है कि आदि का क्या होगा। तो आदि का हम अनादि भी कहते हैं, तो आदि का अंत भी हम कहते हैं। यानी शुरुआत का जो दौर था हिंदी साहित्य का, हम उसे कहते हैं आदिकाल। अच्छा, ये समय कौन सा था? ये था 650 ईस्वी से लेकर के, ध्यान से सुने जरा, ये था 650 ईस्वी से लेकर के और 1350 ईस्वी तक का। 1350 ईस्वी यानी 650 ईस्वी से लेकर के और 1350 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य का आदिकाल कहलाता है। समझे जरा। अच्छा, दूसरा काल कौन है? दूसरा समय कौन है हिंदी साहित्य का? दूसरा समय है भक्ति काल। ध्यान से सुनिए जरा, भक्ति काल। भक्ति काल। अच्छा, भक्ति काल कौन सा समय है? भक्ति काल का समय है 1350 ईस्वी से लेकर के, ध्यान से सुनिए जरा, 1350 ईस्वी से लेकर के और 1650 यानी 1350 से लेकर के 1650 तक का समय हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहलाए। क्यों कहा गया, थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले इसे समझे जरा। तीसरा काल जो आता है हिंदी साहित्य का, उसे कहते हैं रीतिकाल। समझे जरा, रीतिकाल। अच्छा, काल का मतलब क्या होगा? काल मीन्स समय। ध्यान से सुनिए जरा। तो तीसरे नंबर पर जो काल आता है वो है रीतिकाल। समझे जरा, रीतिकाल। अच्छा, रीतिकाल का टाइम पीरियड कौन सा है? तो वो टाइम पीरियड है 1650 से 1850 तक, यानी 1650 से लेकर के और 1850 तक का जो समय है उसे हिंदी साहित्य में रीतिकाल कहा गया। क्यों इसे रीतिकाल? मैं आपको पूरी बात तरीके से बताऊंगा, लिखे जरा। और चौथे नंबर का जो काल आया हिंदी साहित्य का, जो टाइम पीरियड आया, इसे कहा गया आधुनिक काल। समझे जरा, इसे कहा गया आधुनिक काल। आप इसे मॉडर्न पीरियड भी कह सकते हैं। आधुनिक काल आया और आधुनिक काल का जो समय पीरियड है, समझे जरा, वो है 1850 से लेकर के और अगर आप इसे माने तो वर्तमान तक का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा गया। मैं आपको एक बार दोबारा फटाफट समझाता हूं। हिंदी साहित्य का शुरुआत का जो काल था वो था 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा था 1350 से 1650 ईस्वी। तीसरा जो रीतिकाल रहा वो रहा 1650 से 1850 ईस्वी। और चौथा जो आधुनिक काल रहा वो रहा 1850 से लेकर के और अभी तक का जो समय है इसे कहा गया आधुनिक काल का समय। अब शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य का पहला काल, जिसका नाम है आदिकाल। ध्यान से सुनिए जरा, जिसका नाम है आदिकाल। सबसे पहले आदिकाल के नामकरण की बात करते हैं कि सबसे पहले किसने कहा ये आदिकाल है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, मैं जो इतिहास का डिवीजन कर रहा हूं ये है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया डिवाइड। उसके आधार पर मैं इसको डिवीजन कर रहा हूं। समझिए जरा, इसको विभाजित कर रहा हूं। तो आदिकाल शब्द जो नाम दिया वो इतिहासकार, एक साहित्यकार हुए, इतिहासकार हुए, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। और रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसको नाम दिया आदिकाल। ठीक है। दूसरा काल है सामंत काल। ध्यान से सुने जरा, सामंत काल। अब इस दौर को सामंत काल किसने कहा? इसको सामंत काल कहा
साहित्यकार राहुल शंकरत्यागी ने। सर इस दौर को आदिकाल तो चलो समझ में आता है कि पहला काल था, हिंदी साहित्य का शुरुआती काल था, तो इसे नाम दिया आदिकाल। लेकिन ये सामंत काल क्यों कहा गया? सामंत काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस दौर के जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, वो राजाओं के दरबार में रहते थे, उनके आश्रय में रहते थे और उनके आश्रय में रह करके ही कविताएं लिखते थे, रचनाएं लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, सामंतों के दरबार में रहते थे, इसलिए इस काल को सामंत काल कहा गया। समझे जरा सा। अच्छा सर, आदिकाल में किस तरीके का साहित्य लिखा गया मैं आपको बता देता हूं। आदिकाल में 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया। सबसे मुख्य दौर में जो साहित्य लिखा गया उसे कहा गया रासो साहित्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, रासो साहित्य। दूसरे नंबर पर जो लिखा गया साहित्य था वो था सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। और तीसरे नंबर पर जो साहित्य लिखा गया उसे कहा गया नाथ साहित्य। समझे जरा, उसे कहा गया नाथ साहित्य। तो 3 प्रकार का जो है इस समय साहित्य लिखा गया, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। समझे। सबसे पहले सर ये रासो साहित्य क्या होता है, दूसरा सिद्ध साहित्य क्या होता है और तीसरा नाथ साहित्य क्या होता है। पहले एक करके शुरुआत करते हैं रासो साहित्य से। देखो मैंने आपको बताया कि आदिकाल के जितने भी कवि थे, लेखक थे, वो राजाओं के दरबार में रहते थे और राजाओं में दरबार में रह करके राजाओं की वीरता के बारे में लिखना, हिंदी साहित्य में उसे प्रशस्ति भी नाम दिया गया, उसको प्रशस्ति भी नाम दिया गया। तो राजाओं के दरबार में, सामंतों के दरबार में रह करके उनकी तारीफें करना। किस तरीके की तारीफें? उनकी वीरता की तारीफें करना, उनकी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करना, राजा की विद्वता का वर्णन करना। इस तरीके का जो साहित्य लिखा गया आदिकाल में उसे नाम दिया गया रासो साहित्य। समझे, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, इसे नाम दिया गया रासो साहित्य। सर ये सिद्ध साहित्य क्या होता है समझो जरा। बौद्ध धर्म का ब्रज ज्ञान शाखा थी, ब्रज ज्ञान। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा गया उन्हें कहा गया सिद्ध साहित्य। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सर ये नाथ साहित्य क्या होता है? शैव धर्म, आप जानते हैं हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म है वो कई संप्रदायों में विभाजित है, उन्हीं में से एक संप्रदाय है शैव संप्रदाय, मतलब नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कौन है? नाथ संप्रदाय आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा, उन्होंने जो संप्रदाय चलाया वही नाथ संप्रदाय है। और वो किसको मानते हैं? भगवान शिव को। तो मैं आपको बता देता हूं कि शैव धर्म के प्रचार के लिए नाथ सिद्धों के द्वारा चलाया गया जो लिखा गया साहित्य था उसे कहा गया नाथ साहित्य। तो 3 प्रकार का इस दौर में साहित्य लिखा गया। रासो साहित्य, राजाओं के दरबार में रहकर उनकी वीरता की, उनकी विद्वता की, उनकी प्रेमिका और बीवी जो पत्नी होती थी उनकी सुंदरता की जो बातों को बड़ा चढ़ाकर लिखना रासो साहित्य कहलाता था। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य था और शैव धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया साहित्य नाथ साहित्य था। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। एक चीज यहाँ पे जो है मैं अगर बोल दूं कि उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा साहित्य था, ध्यान से सुनिए जरा, उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा साहित्य था, तो वो उस दौर में था रासो साहित्य। समझिए जरा, वो उस दौर में था रासो साहित्य। और रासो साहित्य में बहुत सारे रासो लिखे गए, जिसमें से आपने सुना होगा कि जो है पृथ्वीराज रासो, आपने सुना होगा परमाल रासो, बहुत सारे प्रकार, कुमार रासो, एक से एक रासो लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो रासो उस दौर का लिखा गया वो था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ध्यान से सुने जरा, पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य रासो साहित्य, उसमें लिखा गया रचना है पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी? ये पृथ्वीराज कौन है? यह है अजमेर और दिल्ली के शासक उनका नाम था पृथ्वीराज III और उनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। और उन्होंने एक रचना लिखी अपने राजा के वीरता, उनकी जो है वो विद्वता के बारे में, तो वो कहा गया पृथ्वीराज रासो। उनकी लगभग बहुत कुछ घटनाओं का वर्णन है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो उस दौर की अगर माने आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और आप देखोगे कि इसमें राजा का बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया। मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी मैं बता देता हूँ कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा और उसकी दोनों आंखें निकाल दी, तो इसमें इन्होंने चंद्रबरदाई ने इस रास्ते में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है वो गौरी के दरबार में ले जाया गया
तो चंद्रबरदाई ने गौरी को कहा कि पृथ्वीराज जो है वो शब्दभेदी बाण मार सकते हैं। तो गौरी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाद में गौरी जो था वो उसने कहा कि आप शब्दभेदी बाण मार के दिखाओ। तो उन्होंने मारा। इस तरीके की बहुत जो है उनकी वीरता का वर्णन जो है ये इसमें किया गया है पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा आपको परमाल रासो जो जगनिक ने लिखा हुआ है, इस दौर का सबसे महत्वपूर्ण रासो था। ओके, इस दौर में जो महत्वपूर्ण कवि थे उनमें से जो नाम आता है, मैंने अभी आपको बताया प्रमुख कवि जो थे उसमें पहला नाम आता है चंद्रबरदाई का। दूसरे नंबर में जो महत्वपूर्ण कवि है उस दौर के, उनका नाम है अमीर खुसरो। ये दो लोग थे उस दौर के जिन्होंने जो है हिंदी का साहित्य लिखा, तब जो है आदिकाल के दौर में। और अमीर खुसरो ये वही है जिन्होंने सितार का, तबला का आविष्कार किया। और ये वही है जो कि बलबन से लेकर के, दिल्ली के सुल्तान बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के जमाने तक जो है ये दिल्ली के राजाओं के दरबार में रहे। और चंद्रबरदाई मैंने आपको बता दिए थे, इन्होंने जो है महत्वपूर्ण रासो लिखा। तो ये था आदिकाल का दौर, जब जो है हिंदी का इतिहास जो है वो सामंतों और राजाओं के दरबारों तक सीमित रहा। ओके, अब आता है हिंदी साहित्य का दूसरा काल या दूसरा दौर, जिसे नाम देते हैं भक्ति काल। समझिए जरा, भक्ति काल। चलिए, भक्ति काल क्या है? ये दौर है 1350 से 1650 का। समझिए जरा, असली में क्यों भक्ति काल की शुरुआत थी? जैसा चल रहा था वैसा सब चीजें परिपाटी चली थी, लेकिन भक्ति काल क्यों आया, मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। इस दौर में विदेशी आक्रमणकारी, अरब लोग, तुर्क लोग, इन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर जो है आक्रमण किया। और हिंदुस्तान पर आक्रमण करके इन आतताई आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिर तोड़े, मंदिरों के अंदर की मूर्तियां तोड़ी। और हमने देखा, आम जनता ने देखा कि जो है वो भगवान के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। कहीं ना कहीं एक तो इंसान के मन में भगवान के अस्तित्व को लेकर भी जो है वो शंका पैदा हो गई। और कुछ तबके के लोगों ने कहा कि नहीं, इन जो इतने भी आतताई है, हमारे लोग इनसे हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान ही हमारी मदद करेगा। तो भगवान की भक्ति की गई इस दौर में, भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति को ध्यान में रखते हुए इस दौर में जो कविताएं लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई, जो साहित्य लिखा गया, इस दौर को भक्ति काल कहा गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, भगवान की भक्ति को केंद्र में रख करके जो साहित्य लिखा गया, जो रचनाएं लिखी गई इस दौर में, इसी कारण इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। समय कौन सा? 1350 से लेकर के 1650 का समय। समझे जरा। सर, शुरुआत कब से हुई इसकी? शुरुआत कैसे हुई भक्ति काल की? दक्षिण में एक संत हुए जिनका नाम था रामानुज। अगर आपने कोई नाम सुने, रामानुज। दूसरे नंबर के जो संत आए वो निम्बार्क थे दक्षिण में। तो इन दो संतों ने शुरुआत करी दक्षिण से। फिर जो है उत्तर में यही भक्ति आंदोलन आया। और इस भक्ति आंदोलन में उत्तर में जो साहित्य लिखा गया भक्ति में, उसमें थे रामानंद हो गया, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो रामानंद थे। उसके अलावा वल्लभाचार्य थे। इन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। भक्ति आंदोलन की असली में अगर मैं जड़ की बात करूं तो दक्षिण में जो संत थे, नैनार संत, अलवार संत, इन लोगों ने जो है भक्ति आंदोलन को बहुत ऊंचा उठाया। बाद में जो बड़े बड़े भक्ति आंदोलन को चलाने वाले थे, उनके शिष्यों ने फिर भक्ति आंदोलन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाए, और जिससे कि आम जनता के मन में भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो गई। इसीलिए इस काल को उन्होंने भक्ति काल कहा। वैसे भी आप जानते हैं कि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य लिखा गया तो समाज जो है उस चीज से क्या हो गया, प्रभावित हुआ। और वो दौर बहुत ही जो है भगवान को केंद्र में रख करके रचनाएं लिखा जाने वाला दौर रहा। समझिए जरा, भक्ति काल को हम कई भागों में बांटते हैं, जिसमें से दो प्रमुख काल हैं भक्ति काल की। समझिए जरा, भक्ति काल में एक काल है निर्गुण भक्ति। अच्छा, भक्ति भी दो प्रकार की हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की हुई। एक हुई निर्गुण भक्ति, एक हुई निर्गुण भक्ति। आप इसे बोल सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा। ये साहित्य रचना की धारा ही है, ये साहित्य रचना की धारा है, निर्गुण भक्ति धारा। और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। समझिए जरा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। असल में निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, सुनो जरा। असली में भक्ति काल के दौर में भगवान को मानने वाले भी डिवाइड होंगे। कैसे? कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवान को निराकार ब्रह्म माना, यानी उसका कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो भगवान को निराकार माना और उनकी प्रशंसा में, उनकी भक्ति में रचनाएं लिखी। उन्हें कहा गया निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ध्यान से सुने जरा। सगुण भक्ति धारा कौन सी कहलाई? सगुण भक्ति धारा में वो लोग आए जिन्होंने भगवान को साकार माना। सुनो जरा सा,
जैसे कबीरदास थे, उन्होंने कहा भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार ब्रह्म है भगवान। लेकिन वहीं पे तुलसीदास, सूरदास, इन्होंने कहा नहीं, भगवान साकार है, हमारे जैसा है, मगर वो सर्वशक्तिशाली है, सर्व विद्यमान है, तो उन्होंने कहा वो है साकार भगवान। जिन्होंने भगवान को साकार मानते हुए रचनाएं लिखी उन्हें कहा गया सगुण भक्ति धारा के कवि, और जिन्होंने भगवान को निराकार मानते हुए रचनाएं की उन्हें कहा गया निर्गुण भक्ति धारा के कवि। अब निर्गुण भक्ति धारा में भी दो भाग थे, सुन लो जरा सा। निर्गुण भक्ति धारा में भी दो भाग थे। नंबर एक ज्ञान मार्गी धारा, इसमें भी दो भाग थे। और दूसरा था प्रेम मार्गी धारा। समझे जरा, एक था ज्ञान मार्गी धारा, एक था प्रेम मार्गी धारा। सर ज्ञान मार्गी क्या है? जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान माना, उन्होंने कहा ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कहा गया ज्ञान मार्गी धारा के कवि। और उन्होंने जो साहित्य लिखा वो ज्ञान मार्गी धारा के अंतर्गत आया। और जिन्होंने भगवान को प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का जो है, प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की बात कही, उन्हें कहा गया प्रेम मार्गी धारा के कवि। आपको समझ में आया? ठीक है सर। ज्ञान मार्गी धारा में कौन से कवि थे? ज्ञान मार्गी धारा में कवि, सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट कवि, उनका नाम है कबीर। दूसरे नंबर के रैदास, ये सबसे महत्वपूर्ण उस दौर के कवि हैं। और नामदेव का नाम आता है, तुकाराम का नाम आता है। ये वो लोग थे जो ज्ञान मार्गी धारा में ऐसे कवि थे जो कि भगवान को निराकार ब्रह्म मानते थे और उन्हें प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान मानते थे। इसीलिए ज्ञान मार्गी धारा के कवि गुरु को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। कबीरदास याद होगा, गुरु गोविंदो हु खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बटाई। अच्छा, इस दौर के कवि सुन लो जरा, इस ज्ञान मार्गी धारा के सामाजिक आडंबर, कुरीतियां, उन पर बहुत कटोच मारते थे, उन पर बहुत ज्यादा व्यंग मारते थे। वो कहते थे सामाजिक जो कुरीतियां उन्हें समाप्त होना चाहिए। तीसरी बात, इस धारा के जो कवि थे, ज्ञान मार्गी धारा के कवि, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बहुत ज्यादा बल दिया। इसलिए कबीरदास को अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि कबीर ने न हिंदू की बुराइयां की और मुसलमान की भी बुराइयां की। उन्होंने कहा भैया तुम लोग जो है वो एक ईश्वर के संतान हैं, आप अलग अलग अपने आप को ना समझे जा रहा है। तो ये है ज्ञान मार्गी धारा के कवि। अब भाई प्रेम मार्गी धारा में कौन से कवि थे? जिन्होंने असली में इसमें मुसलमान कवि थे, ध्यान से सुना, प्रेम मार्गी धारा में मुसलमान कवि थे और उन्होंने हिंदी में रचनाएं की। अगर मैं भाषा की बात करूं, सुन लो जरा, ज्ञान मार्गी धारा के कवि जो करते वो लोक भाषा उस दौर में जब चल रही थी उस भाषा में रचनाएं लिख रही थी। प्रेम मार्गी धारा के कवि भी लोक भाषा में लिख रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे। तो मैंने कहा कि प्रेम मार्गी धारा में ज्यादातर जो कवि थे, ये लेखक थे, वो मुसलमान थे और वो हिंदी की रचनाएं करते थे और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते थे। तो ये थे प्रेम मार्गी धारा। कौन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जायसी। मैं जायसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। वो जायस के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहलोल लोदी हो गया, सिकंदर लोदी से लेकर के और जो है वो हुमायूं तक के जो है, बाबर तक के जो है वो जमानों में रहे, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। समझे जरा सा। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मैं बता दूं, इनका एक बहुत काव्य फेमस हुआ, उसका नाम था पद्मावत की वजह से बहुत फेमस हुई प्रेम मार्गी धारा की कवि। समझे जरा। अब आते हैं सगुण भक्ति धारा क्या हुई। अब इस सगुण भक्ति क्या, मैंने अभी आपको बताया, निर्गुण भक्ति जिन्होंने भगवान को निराकार माना और सगुण भक्ति जिन्होंने भगवान को साकार माना। अब ये भक्ति धारा भी दो भागों में डिवाइड है। समझिए जरा, ये भक्ति धारा भी दो भागों में डिवाइड है। नंबर एक कृष्ण भक्ति धारा। समझो जरा, कृष्ण भक्ति धारा। और नंबर 2 राम भक्ति धारा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बात करूं उससे पहले, अभी उत्तराखंड के पुलिस के पेपर में पूछा गया था कि कबीरदास किस धारा के कवि हैं। सुन लो जरा, उसमें ये ज्ञान मार्गी ऑप्शन में था। इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। सुने जरा, तो मैं बता रहा हूँ सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा के बारे में। कृष्ण भक्ति धारा, जिन्होंने भगवान कृष्ण को ही सबसे बड़ा ईश्वर माना, उनको केंद्र में रखकर रचनाएं की, उनके पूरे जीवन के बारे में रचनाएं की।
किसी ने उनकी वीरता के बारे में, किसी ने उनके बचपन के बारे में, किसी ने उनकी जो है युवावस्था में जो गोपियों के साथ उन्होंने जो है वो रासलीला की उसके बारे में रचनाएं की। जैसे सूरदास है, उन्होंने उनके बाल्यकाल का वर्णन किया। तो ये है कृष्ण भक्ति धारा के कवि, जिन्होंने कृष्ण को केंद्र में रखकर रचनाएं की, उन्हें कहा गया कृष्ण भक्ति धारा के कवि। ध्यान से सुने जरा। सर राम भक्ति धारा में कौन? राम भक्ति धारा में वो कवि जिन्होंने भगवान राम को सबसे बड़ा ईश्वर माना और उन्हीं को केंद्र में रख करके रचनाएं की, तो उसे कहा गया राम भक्ति धारा के कवि। अच्छा सर, कृष्ण भक्ति धारा में कौन सी कौन कवि सबसे महत्वपूर्ण कवि? मैं ऐसे बोल देता हूँ, सूरदास सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास, जो कि राम भक्ति कृष्ण भक्ति धारा के बहुत बड़ी कवि। दूसरे नंबर पे मीराबाई, जो कि बहुत बड़ी कवियत्री हुई है कृष्ण भक्ति धारा की। सुने जरा, राम भक्ति धारा में कौन से कवि सर? मैं बता देता हूं। जैसे राम भक्ति धारा में रामानंद, तुलसी, केशवदास, ये जो थे वो राम भक्ति धारा के बहुत ही फेमस कवि रहे। देखो कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास के बारे में बात कर लेता हूं। इन्होंने जो है सूर सागर जैसा बहुत बड़ा ग्रंथ जो है वो लिखा और इन्होंने भगवान कृष्ण के बाल्यकाल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अगर मैं रस की बात करूं तो इन्होंने वात्सल्य रस का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, इसीलिए जो है सूरदास को वात्सल्य रस का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। राम भक्ति धारा में तुलसीदास के बारे में बताओ, उन्होंने भगवान राम के जीवन पर रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा। तो ये है राम भक्ति धारा के कवि। ध्यान से सुना। एक कृष्ण भक्ति धारा के बारे में एक बात मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। ये पहली धारा है जहां नारी की दुर्दशा से उसकी मुक्ति की बात कही गई। तो प्रश्न आएगा कि इस भक्ति धारा में सर्वप्रथम नारी की मुक्ति का वर्णन मिलता है, वो है कृष्ण भक्ति धारा। इस तरीके से मैंने आपको भक्ति काल को पूरे ढंग से समझा दिया है। इस तरीके वो धाराओं में डिवाइड का। अब तीसरा काल आता है रीति काल। समझे जरा सर रीति काल जरा समझे, जरा ध्यान से समझे। रीति काल में समय है वो है 1650 से लेकर के और 1850 का दौर, 1650 से लेकर के और 1850 का दौर। देखो अगर आपको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि भक्ति काल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल थे, राजाओं के दरबार में थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं नहीं की, बिल्कुल भी करी। लेकिन इस दौर के कई कवि ऐसे थे जिन्होंने राजाओं के प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो स्वतंत्र कवि थे। अगर मैं आपको बात करूं, अभी आपने पढ़ा जो अब ज्ञान मार्ग की धारा के कवि देखेंगे, निर्गुण भक्ति धारा के ज्यादातर कवि वो संत कवि थे। संत कवि, संत मतलब वो उनका राजाओं से कोई लेना देना नहीं था, वो अलग ही लोग थे। उन्होंने सन्यासी भी नहीं थे वो, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति की और स्वतंत्र रूप से लिखा, स्वतंत्र रूप से। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे बड़े रैदास के बारे में या कबीर के बारे में देखेंगे, आपके बिल्कुल निचले तबके के लोग थे। तो भक्ति काल में राजाओं की भी प्रशंसा हुई, लेकिन भगवान की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया। तीसरे नंबर का पॉइंट आया रीति काल। समझे जरा। अच्छा, ये रीति क्या होता है? रीति का मतलब है बेटा परिपाटी, जैसा चला आ रहा है वैसा ही। रीति काल जैसा चला आ रहा है वैसा ही। रीति काल में अगर आप देखोगे, इस समय जो है वो कवि 3 भागों में डिवाइड हो गई थी, 3 भागों में। अब कैसे 3 भागों में डिवाइड है, सुने जरा। नंबर 1 कवि वो थे जो रीतिबद्ध थे। रीतिबद्ध मैं आपको बताता हूं कौन से कवि हुए, रीतिबद्ध थे। दूसरे नंबर पे कवि थे रीति सिद्ध। और तीसरे नंबर के कवि थे वो थे रीति मुक्त। अब सर रीति सिद्ध क्या हुआ, रीति मुक्त क्या हुआ, समझे जरा। वो कवि जिन्होंने जैसा चला आ रहा है राजाओं के दरबार में रह करके उनकी प्रशंसा की, उनकी प्रेमिका पत्नियों की सुंदरता की प्रशंसा की, उनकी विद्वता की प्रशंसा की, उन्हें कहा गया रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध जैसा चला आ रहा है वैसे ही रचनाएं आगे लिखी, उन्हें कहा गया रीतिबद्ध कवि। अच्छा सर रीति सिद्ध क्या हुआ, सुनो जरा सर। रीति सिद्ध वो कवि थे जिन्होंने चली आ रही परिपाटी को भी संभाला। ऐसा नहीं राजाओं के दरबार में भी रहे, उनकी प्रशंसा भी की, लेकिन झूठी प्रशंसा नहीं करी। अगर राजा गलत कर रहा है तो उसे समझाया भी, चाहे कविताओं के माध्यम से, चाहे जो है आपको कहते भी है ना कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भाई आज, ये 3 लोग अगर प्यार से बोलेंगे तो भैया नुकसान हो जाएगा। मंत्री अगर आपको चापलूसी वाली बातें करेगा तो राज्य समाप्त, गुरु चापलूसी करेगा तो आपका जीवन का कैरियर समाप्त,
और वैद अगर चापलूसी करेगा तो समझ लो आपका स्वास्थ्य घर खराब समाप्त। समझ लो आप, तो समझो जरा सा। तो रीति सिद्ध कवि वो थे जिन्होंने चली आ रही परिपाटी को भी पकड़ा, राजाओं की प्रशंसा भी करी, भक्ति काल की भी भक्ति की, भगवान की भक्ति भी करी। लेकिन अगर राजा कुछ गलत काम कर रहा है तो उस दौर में उन्होंने राजा को डांटा भी और सही रास्ते पे लाने के लिए उसको जो है कविताएं। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ जरा समझे, पर पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। सर रीतिबद्ध कवि कौन हुए जो रीतिबद्ध कवि थे? सुना देता हूँ, जैसे केशव दास, जैसे चिंतामणि, समझो जरा, जैसे चिंतामणि, ये थे बहुत, और भी बहुत सारे थे, ये इंपॉर्टेंट है रीतिबद्ध कवि। सर रीति सिद्ध कवि कौन थे? रीति सिद्ध में एक ही नाम जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है बिहारी, महाकवि बिहारी। आपने बिहारी को दोहे सुने होंगे, बहुत ही फेमस रहते हैं महाकवि बिहारी, रीति सिद्ध कवि। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। अच्छा सर रीति मुक्त क्या हुआ? समझे जरा सर। असली में रीति काल में मैंने कहा राजाओं की प्रशंसा भी हो रही है, उनकी सब चीजें जैसा रासो लिखा रहा था उस तरीके से भी लिखा जा रहा है। मगर इस काल में आप देख रहे हैं अगर राजा कुछ गलत कर रहा है उसको डांटा भी जा रहा है। आप इस काल में ये देख रहे होंगे। तो रीतिबद्ध में तो जैसा था वैसे चल रहा है, रीति सिद्ध में राजा को समझाया भी जा रहा है, उसकी गलत बातों को बोला जा रहा है। मगर रीति मुक्त में एक और इम्पोर्टेंट बात है, रीति मुक्त में न तो चली आ रही परिपाटी को अपनाया गया, न तो चली आ रही परिपाटी को अपनाया गया, न ही ज्यादा भक्ति की बात की गई, लेकिन एक अलग ही साहित्य लिखा गया, उसे कहा गया रीति मुक्त कवि। कौन थे वो थे घनानंद, जिन्होंने ये इस धारा में आए, इस धारा में वो अलग ही थे, उन्हें कहा गया रीति मुक्त के। अब मैं थोड़ा एक उदाहरण बता देता हूँ रीति सिद्ध कवियों में। बिहारी जो थे आमेर के राजा सवाई जयसिंह थे, उनके दरबार में रहते थे और उन्हें बहुत छोटी सी उम्र की 17-18 साल की लड़की से राजा जयसिंह को प्रेम हो गया। और इतना प्रेम हो गया कि वो उस रानी के साथ ही अंतःपुर में जाकर के कई दिनों तक बाहर नहीं आई। जो है राज्य में अराजकता फैल गई, राजा को कोई मतलब नहीं है, वो अपनी प्रेमिका के साथ जो है रास रचाने में बिजी है और इधर राज्य का कोई लेना देना नहीं। और सख्त आदेश थे कि कोई राजा को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर बिहारी जो उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने जो उनका राजा के बाहर क्या बोलेंगे उसे वो लगा हुआ था, वहां पे द्वारपाल लगा हुआ था, उसे एक छोटा सा दोहा लिख करके भेजा कि बोले जाके राजा को दे दो और उसके बाद जो है राजा जो कुछ मुझे आज्ञा देगा मैं मानने को तैयार, आप इसे राजा को दे दो। वो गए, उन्होंने वो पर्ची राजा को दी, बोले महाकवि बिहारी ने आपके लिए लिख के दी है। उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इंकाल अली कली ही सो बद्यो आगे कौन हवाल। इन्होंने कहा कि हे राजन, तू उस भंवरे की तरह है जो ऐसे फूल पे बैठा हुआ है, जो अभी फूल नहीं है वो कली है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और उस फूल पे न कोई पराग है न मधु है, कुछ भी नहीं है। तो आप एक बात बताओ, अभी तो ये कली छोटी सी है, आप पे इतना भयंकर इस पर प्रभाव है, सोचो अगर ये बड़ी हो गई तो कल के दिन आपको कितना प्रभाव डालेगी। इसी कहते हैं कि इसी दोहे को पढ़ करके राजा सवाई जयसिंह को जो है अकल आ गए और उन्होंने फिर बाहर आए अपने अंतपुर से और अपने राजकाज को संभाला। ये था रीति सिद्ध का दौर, समझे जरा सा। तो आपने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। एक रीतिकाल के बारे में बता दूं, इस दौर में लक्षण ग्रंथों का प्रयोग हुआ। सर ये लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? असली में इस दौर के कई लेखकों ने, जैसे संस्कृत में बड़े बड़े नाटक लिखे गए, उसी तरीकों, उसी परिपाटी को बिल्कुल कॉपी करते हुए यहाँ ग्रंथ लिखे, इसलिए उन ग्रंथों को हमने नाम दिया लक्षण ग्रंथ। समझे जा रहा है? तो आपने पढ़ा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। अब चौथे नंबर का काल है आधुनिक काल। समझे जरा, आधुनिक काल। सर आधुनिक काल कौन सा दौर है? आधुनिक काल है हिंदी साहित्य में 1850 से लेकर के और अब तक का जो काल है उसे कहा गया आधुनिक काल। अच्छा, आधुनिक काल के बारे में बता दो। आधुनिक काल भी कई भागों में डिवाइड है, उनमें से मुख्य मुख्य भाग में बांट देता हूं, ध्यान से सुने जरा। आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में पहला विभाजन 1850 से लेकर के, समझो जरा सा, 1850 से लेकर के आधुनिक काल के विभाजन में पहला जो काल आता है वो आता है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का काल, और वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, आप इसे भारतेंदु काल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतेंदु युग टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं,
1850 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक का जो समय था उसे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत जो है भारतेंद्र युग कहलाया। सुन लो जरा सा। दूसरा काल इसी आधुनिक काल में, क्योंकि मैंने इसे डिवाइड किया 1850 से लेकर अब तक का काल आधुनिक काल कहलाया हिंदी साहित्य में। दूसरा काल यहाँ पे रहा द्विवेदी युग। समझे जरा सा, इसे कहा गया द्विवेदी युग या आप इसे द्विवेदी काल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुने जरा, तीसरे नंबर का जो काल रहा उसे कहा गया छायावादी युग या छायावादी युग। छायावादी युग तो पहला नंबर पे रहा 1850 से 1900 ईस्वी का भारतेंद्र युग। द्विवेदी युग सर कौन सा रहा? वो रहा 1900 ईस्वी से लेकर के और 1918 तक का दौर द्विवेदी युग कहलाया। समझे जरा सर। छायावाद कौन सा कहलाया? छायावाद कहलाया 1918 से लेकर के और 1936 तक का दौर कहलाया इसमें छायावादी युग। अभी मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं आधुनिक काल के। समझे जरा। चौथा प्रकार है प्रगतिवाद। चौथे नंबर पर प्रकार आता है प्रगतिवाद। ये डिवाइड है भाई, प्रगतिवाद। सर ये प्रगतिवाद कौन सा है? ये है 1936 से लेकर के और 1956 तक का दौर प्रगतिवाद कहलाया। पांचवें नंबर का आता है प्रयोगवाद। ध्यान से सुने जरा, प्रयोगवाद। सर ये प्रयोगवाद कितने का टाइम है? 1943 से लेकर के 1943 से लेकर के और 1984 तक का दौर 84 तक का दौर जो है प्रयोगवाद कहलाया। और उसके बाद में आपको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, 85 के बाद का 84 के बाद का जो दौर कहलाया उसे कहा गया नई कविता का काल या नई कविता का समय। समझे जरा। अब हम आधुनिक काल में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 2 3 4 5। पहला समय भारतेंद्र युग, दूसरा समय द्विवेदी युग, तीसरा समय छायावादी युग, चौथा समय प्रगतिवाद और पांचवा समय जो है प्रयोगवाद। एक एक करके डिवीजन में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। समझे जरा सा। पहला भारतेंद्र युग। सर इस युग को भारतेंद्र युग क्यों कहा गया? समझे जरा। इस युग को भारतेंद्र युग इसलिए कहा गया क्योंकि इस दौर में बहुत बड़े लेखक साहित्यकार हुए जिनका नाम था भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने पूरे 50 साल का, देखो 1850 से 1900, पूरे 50 साल के समय के लेखकों को, उस दौर के साहित्य को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उस दौर का नाम ही रखा गया भारतेंद्र युग। समझे जरा। अच्छा, भारतेंद्र युग के बारे में सर विशेषताएं क्या है? आपने समझा लिया भारतेंद्र युग क्यों रखा गया। विशेषताएं सुन लो। सबसे पहली बात, भारतेंद्र युग को नव जागरण का काल कहते हैं। नव जागरण मतलब जैसे पुराना चला रहा है अब वो छोड़ दो भैया, अब हमने नई तरीके से हिंदी साहित्य को जागृत करना है, नई चीजों को हमने इसमें डालना है। क्या शुरुआत हुई? समझिए जरा, क्या शुरुआत हुई? सबसे पहले शुरुआत हुई सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना जो है, जैसे कि नारी की दुर्दशा पर लिखा गया, समाज में व्याप्त एक से आडंबरों पर लिखा गया, इसके अलावा नारी छुआछूत पर लिखा गया, उसको बुराई घोषित किया गया। ये वो दौर था सामाजिक नवचेतना का दौर। मैंने आपको कहा भारतेंद्र युग नव जागरण काल कहलाता है, इसीलिए भारतेंद्र युग को नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है हिंदी साहित्य में। समझे जरा सा, यह है भारतेंद्र युग। दूसरी चीज सर, इस दौर की और विशेषताएं क्या है? दूसरी विशेषता राष्ट्रवाद की शुरुआत। सबसे पहले भारतेंद्र युग में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अंग्रेज, क्योंकि उस दौर में अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर शासन था, इसलिए अंग्रेजों को विरुद्ध हिंदुस्तान में लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का जो काम किया वो क्या भारतेंद्र युग के साहित्यकार ने। तीसरी चीज यहाँ पे समझो जरा सा। तीसरी चीज यहाँ पे राष्ट्रीयता होगी, सामाजिक चेतना होगी, छुआछूत हो गया। इसके अलावा जो है सामाजिक शिक्षा पर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बल दिया गया, समाज की शिक्षा पर। यह है भारतेंद्र युग का दौर। इस तरीके से वहां पे साहित्य लिखा गया। दूसरी चीज, भारतेंद्र युग में जितने भी कवि थे वो दो भागों में डिवाइड थे। एक वो जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तरह रचनाएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, उन्हें कहा गया भारतेंद्र मंडल के कवि। मगर जो दूसरे तरीके से साहित्य लिखते थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तरह नहीं, इसलिए उन्हें कहा गया भारतेंद्र मंडल के बाहर के कवि। समझे जरा। दूसरा दौर आता है द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में 1900 ईस्वी से 1918 तक का जो काल कहलाता है वो कहलाता है द्विवेदी युग। समझे जरा। सर द्विवेदी युग को क्यों कहा जाता है?
एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। समझे जरा, उनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस 50 साल को प्रभावित किया, उस दौर के साहित्य को प्रभावित किया, उसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक के दौर को जो है वो बहुत प्रभावित किया, उस दौर के लेखकों को प्रभावित किया। इस तरह इस काल को कहा गया हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग। यहाँ भी कवि दो प्रकार के थे, एक जो द्विवेदी जी की तरह लिखते थे, उनकी तरह जो है वो साहित्य रचना करते थे, उन्हें कहा गया द्विवेदी मंडल के कवि, और जो इनकी तरह नहीं लिखते थे उन्हें कहा गया द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। समझे जरा इस दौर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, सुनो। एक जो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको, भारतेंदु युग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, वो ये कि इस दौर में खड़ी बोली, जो आजकल बोलते हैं हम लोग खड़ी बोली, जो मेरठ मुजफ्फरनगर में बड़ी ज्यादा बोली जाती है, खड़ी बोली, भारतेंदु युग में असली में क्या था कि भारतेंदु युग से पहले जो भी रचनाएं होती थी, जो साहित्य लिखा जाता था, वो ज्यादातर ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में लिखा जाता था। लेकिन भारतेंदु युग में पहली बार जो काव्य की भाषा थी, काव्य कविताओं की जो भाषा थी, अब वो खड़ी बोली होने लगी। कब? भारतेंदु युग में। मगर द्विवेदी युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बात हुई कि गद्य और पद्य, यानी कविता और गद्य दोनों की भाषा जो हो गई वो हो गई खड़ी बोली। समझे जरा सर, इस दौर में क्या था? इस दौर में भी राष्ट्रवाद पर इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया, सामाजिक कुरीतियों पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। लेकिन एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण द्विवेदी युग की विशेषता वो यहाँ छायावाद, प्रकृति पर ध्यान दिया जाने लगा। सर ऐसा क्या हुआ इस दौर में प्रकृति पर ध्यान दिया जाने लगा? क्योंकि इस दौर में हिंदुस्तान में धीरे धीरे करके उद्योगों का निर्माण होने लग गया, और उद्योगों के लिए वनों को काटा जाने लगा, लकड़ियों को कच्चा माल के रूप में उद्योगों में लगाया जाने लगा। इसलिए इस दौर के कवियों ने प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कविताएं लिखनी शुरू कर दी। कभी उन्होंने प्रकृति को प्रेमिका माना, कभी उन्होंने दोस्त माना, इस तरीके से लिखा जाने लगा। यह है द्विवेदी युग के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। सर कौन थे इस दौर में? द्विवेदी काल में जो है इसे क्या नाम दिया गया? द्विवेदी काल को नाम दिया गया जागरण सुधार काल, यानी जहां यहाँ जो कमियां रह गई थी उन्हें यहाँ सुधारा गया। तीसरे नंबर का काल आया छायावादी युग। समझे जरा सर, ये छायावादी युग कौन है? छायावादी युग वो है, ध्यान से सुने जरा, इस दौर में प्रकृति प्रेम सबसे महत्वपूर्ण रहा, इसीलिए तो इस काल को छायावाद कहा जाए। कई लोगों ने इसे रहस्यवाद भी कहा, लेकिन मैं एक बात आपको एक सामान्य भाषा में बताना चाहता हूं कि छायावादी जो कवि थे, जितने भी जो लोग थे, उन्होंने प्रकृति को केंद्र में रख करके ज्यादातर रचनाएं की, इसलिए इस दौर को छायावादी युग कहा जाए। समझे जरा, छायावाद में जो महत्वपूर्ण कवि थे वो चार थे, इसलिए उन चार लोगों को छायावाद का स्तंभ भी कहते हैं, यानी जो महल छायावाद है उसके चार पिलर उन्हें नाम दिया गया। वो थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चार लोग जो थे वो छायावाद में सबसे महत्वपूर्ण रचयिता थे। समझे जरा सर, छायावाद जो है अगर मैं बात करूं तो 1918 से 1936 तक का दौर था, वो छायावाद कहलाया। अब एक समझने वाली बात, इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य में हुआ वो था मानवीकरण अलंकार, जो कि आपको अंग्रेजी में मिलेगा। वो मानवीकरण अलंकार जो है वो हिंदी साहित्य में प्रयोग होने लगा। इस दौर में प्रकृति को प्रेमिका, दोस्त, इस तरीके से कहा जाने लगा। समझे जरा सर, तो ये था छायावाद। अब आगे का काल जो चौथे नंबर का काल है प्रगतिवाद। अच्छा, टाइम पीरियड कौन था? मैंने कहा कि था 1936 से लेकर के, सुने जरा, प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 56 का दौर प्रगतिवाद कहलाया। सर ये प्रगतिवाद क्या था? मैं आपको बताता हूँ। ये दौर वो था, मैंने अभी आपको बताया, छायावाद और द्विवेदी युग में उद्योग बनने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में स्थापित होने लग गई। प्रगतिवाद आते आते क्या हुआ कि अब असली में ये जो वाद था, ये वाला जो दौर था, वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। साम्यवादी विचारधारा से कार्ल मार्क्स वगैरह के बड़े समर्थक थे इस दौर के कवि। प्रगतिवाद में जो मुख्य कवि था वो था प्रेमचंद। और थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। इस दौर में जो लिखा गया लेख वो दो बातों पे ध्यान में रखा गया। उन्होंने कहा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्हें कहा गया वो शोषक हैं, शोषण करते हैं किसका? और दूसरे नंबर पे आम जो नॉर्मल जनता थी, या जो क्या बोलते हैं उसे,
मजदूर जो वर्ग था उसे कहा गया शोषित वर्ग। तो इस तरीके से समाज उस दौर में उन्होंने दो भागों में बांटा हुआ पाया। एक पूंजीपति लोग हैं जो बड़े लेवल के लोग हैं, उन्हें शोषक कहा, और नीचे शोषित कहा। इसी बातों को ध्यान में रख करके जो है प्रगतिवाद का दौर चला। मैंने कहा प्रगतिवादी लेखक मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है, इनको या साम्यवादी लोगों को जो है वो अपना जो है वो आइडल मानते थे और उन्हीं को ध्यान में रख के कविताएं लिखते थे। एक इस दौर की मुझे कविता आपको दो लाइनें याद आ रही है। लिखा हुआ है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, उस दौर की कविता सुने। श्वानों को मिलता दूध, श्वान मैंने कुत्ता, कहते हैं कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलता है मगर बच्चे भूखे अकुलाते हैं, कि बच्चे जो है भूख से अकुलाते हैं और माँ की हड्डी को चिपक जाड़ों की रात बिताते हैं। इसका मतलब ये कि भाई अपर जो लोग हैं उन्हें निचले लेवल के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो असली में जो प्रगतिवाद का दौर था वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके लिखा गया था। ये कहलाया है प्रगतिवाद। अब प्रगतिवाद के बाद 5वें नंबर का जो दौर आया वो था प्रयोगवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था प्रयोगवाद। शुरुआत में बता देता हूं 1943 से लेकर के और 1984 तक का जो समय कहलाया इसे कहा गया प्रयोगवाद। अच्छा, इसे प्रयोगवाद क्या था सर? मैं आपको बता दूं, पहली बार हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य में कुछ प्रयोग किए जाने के। क्या प्रयोग? अभी तक आप देख रहे हो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां सामान्य जनता की बात हुई हो, कहीं भी नहीं। आप इधर देखो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कोई सामान्य जनता की बात, या तो आप राजाओं की तारीफ करो या तो भगवान की भक्ति करो, मगर सामान्य जनता का क्या हाल है कहीं भी नहीं कहा गया। पहली बार प्रयोगवाद। आप रीतिकाल में देखोगे, रीतिकाल में भी कोई मतलब नहीं है नीचे, इसलिए इसको दरबारी काव्य कहा गया रीतिकाल को। मगर प्रयोगवाद में पहली बार व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया गया, उसकी स्मिता पर ध्यान दिया गया, उसकी भावनाओं पर ध्यान दिया गया और उसके आत्मसम्मान पर ध्यान दिया गया और उन बातों को केंद्र में रख करके रचनाएं लिखी गई। उस दौर को कहा गया प्रयोगवाद। समझो जरा सा सर, प्रयोगवाद में कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हुई? प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 में, जब जो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, उन्होंने 1943 में एक तार सप्तक नाम से एक साहित्य रचना प्रकाशित करी और तब से लेकर के जो है प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाने लगा, इसलिए इस काल को कहा गया प्रयोगवाद। ये दौर था। इस तरीके से हमने हिंदी साहित्य के संपूर्ण काल को एक वीडियो में लाने की कोशिश करी। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल को भी हमने डिवाइड किया। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी युग। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमें कमेंट में बताएं, फिर आपकी पूरे हिंदी साहित्य इतिहास के एक सीरीज करके वीडियो आपको डालूंगा और जिसमें आपको फिर कहीं और कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।